जय हिंद बच्चों। आज हम जीव विज्ञान का पाठ 7 प्राणियों में संरचनात्मक संगठन का भाग 2 का अध्ययन करेंगे। भाग 1 के अध्ययन में हमने ऊतक, उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक और संयोजी ऊतक का अध्ययन किया था। इस अंक में हम केचुए, कॉकरोच के बारे में अध्ययन करेंगे, उनकी आकार की, उनकी शारीरिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको केचुए के बारे में बता रही हूँ। केचुआ लाल रंग का जीव होता है और थोड़े से भूरा रंग भी उसमें पाया जाता है, जो कि स्थल पर रहने वाला अकशेरुकी होता है। ये हमको नम मिट्टी वाले स्थान पे ज़मीन के अंदर दिखता है या उसमें बिल बनाकर रहता है। ये मिट्टी में छेद कर कर बिल को बनाते हैं। बगीचे में आप इनको देख सकते हैं। जब ये अपने उत्सर्जित पदार्थों को इकट्ठा कर लेते हैं तो यह उसी के अंदर अपना वास स्थान भी बना लेते हैं और इस तरह इसलिए इनको वॉर्म कास्टिंग भी कहते हैं। हिंदी में इसको कृमि शिफ्ट भी कहते हैं। फेरिटिमा सामान्य भारतीय केचुए होते हैं। अब हम इनकी आकार की को देखें तो इनका शरीर लंबा 100 से 120 समान समखंडों में बटा हुआ रहता है। पृष्ठ पर एक गहरी मध्य रेखा होती है। अधर तल पर वो जनन छिद्र पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पृष्ठ तल से इसको विभेदित किया जा सकता है। शरीर के अग्रभाग पर मुख होता है, जिसको हम परोमुख कहते हैं। वो परोमुख में लोब्स या पाली होते हैं, जो मुंह को ढकने का फान नुमा संरचना को बनाते हैं। यह मृदा में दरारों को खोलकर कृमि को उसमें रेंग कर जाने में मदद करती है। परोमुख एक संवेदी अंग या संरचना होती है। शरीर का पहला खंड, जिसको हम परितुंड कहते हैं, जिसमें मुख पाया जाता है। एक परिपक्व कृमि में एक चौड़ी ग्रंथि गोलाकार पट्टी होती है, जो 14वें से 16वें खंड तक घिरे हुए रहती है। इसमें जो ग्रंथिल ऊतक वाले खंड होते हैं, उनको हम पर्णिक कहते हैं। इस तरह शरीर में प्रमुख 3 भाग हैं। पहला है अग्रपर्णिक, दूसरा है पर्णिक और तीसरा है पश्चपर्णिक। 5वें से 9वें खंडों में अंतरखंडीय खांचों में अधर पार्श्वीय भाग में 4 जोड़ी शुक्र ग्रहिकाएं पाई जाती हैं और यह शुक्र ग्रहिकाएं रंध्र के रूप में रहती हैं। जो एकल फीमल जनन तंत्र होता है या जनन छिद्र होता है, वो 14वें खंड के मध्य अधर तल पर होता है और एक जोड़ा नर जनन छिद्र जो है वो 18वें खंड के अधर पार्श्व में स्थित होता है। बहुत सारे छोटे छोटे छिद्रों को वक्र रंध्र कहते हैं, जो कि अधर तल पर लगभग पूरे के पूरे शरीर पर पाए जाते हैं। इन छिद्रों के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। शरीर के पहले और अंतिम खंड को छोड़कर बाकी सभी खंडों में शूक पाए जाते हैं। शूक जो है वो बाल जैसी संरचना होती है, जो धसी हुई अवस्था में रहती है, जो फैलने और सिकुड़ने का काम करती है, जिसके कारण की गति मिलती है। इस तरह यह एक गति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब मैं आंतरिकी या आंतरिक आकारकी के बारे में बता रही हूँ। केचुए के शरीर एक पतली अकोशिकीय परत से ढका रहता है, जिसे उपत्वचा कहते हैं। इसमें नीचे अधिचर्म, 2 पेशीय परतें और अंदर की देहगुला पर उपकला पाई जाती है। अधिचर्म स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं के एक स्तर से बनी होती है, जिसमें अन्य प्रकार की कोशिकाएं जैसे अंतःस्रावी कोशिकाएं
सम्मिलित होती हैं। आहार नाल की जब हम बात करें तो यह प्रथम खंड से अंतिम खंड तक लंबी सीधी नली के रूप में होता है। सबसे प्रथम में मुख, प्रथम से द्वितीय तक मुख गुहा जो कि ग्रसनी से आगे बढ़ती है और चौथे खंड में जाकर खुलती है। ग्रसनी एक छोटी सकली नलिका के रूप में रहती है जिसे हम ग्रसिका कहते हैं। यह 5वें से 7वें खंड में पाई जाती है। एक पेशीय पेशनी जिसको कि गिजार्ड कहते हैं वो 8वें व 9वें खंड में रहता है। ये सड़ी गली पत्तियों को मिट्टी के कणों को पीसने में मदद करता है। अमाशय 9 से 14 खंड तक पाया जाता है जो कि सड़ी गली पत्तियों और भोजन में मिश्रित कार्बनिक पदार्थों को उपयोग में लाता है। अमाशय में कैल्सीफेरस ग्रंथियां होती हैं जो कि ह्यूमस में उपस्थित ह्यूमिक अम्ल को उदासीन कर देती हैं। आंत जो है 15वें खंड से अंतिम खंड तक होती है और 26वें खंड में आंत से एक जोड़ी शंक्वाकार आंतरिक अंधनाल निकलती है जो इसका विशिष्ट गुण होता है कि ये 26 खंड में 26वें खंड से प्रारंभ होती है। 23 और 25 खंड को छोड़कर ये आंतरिक जो आंत है उसके अंदर आंतरिक वलन को बनाती है जिसे हम आंत्रवलन कहते हैं। ये वलन आंत्र में अवशोषण के प्रभावी क्षेत्र को बढ़ा देता है। आहार नाल शरीर के अंतिम एक छोटे से छिद्र के रूप में खुलती है जिसे हम गुदा या एनस कहते हैं। केचुए कार्बनिक पदार्थों के भरपूर मृदा को भोजन के रूप में निकल लेता है और आहार नाल से गुजरते समय पाचक रस और एंजाइमों का स्त्रावण होता है जिसके कारण एंजाइम इसमें घुल मिल जाते हैं और एंजाइम जटिल भोज्य पदार्थों को अवशोषण करने योग्य सरल अणुओं में बदल देते हैं। इस तरह से इसकी आंतरिक संरचना पाई जाती है। इसके अलावा इसमें रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है जिसमें हृदय और रक्त वाहिनियों तक ही ये सीमित होता है। इसके अलावा इसमें आहार नाल में तंत्रिका रज्जु और रहते हैं जो कि पूरे शरीर भित्ति में फैले हुए रहते हैं। रुधिर ग्रंथियां हैं 4थे, 5वें और 6ठे खंड में पाई जाती हैं। हीमोग्लोबिन तो रुधिर कोशिकाओं का निर्माण यही ग्रंथियां करती हैं और रुधिर प्लाज्मा इनमें घुस जाता है। केचुए में विशिष्ट श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता, उनकी ही त्वचा ही जो है वो गैस विनिमय का काम करती है। इस तरीके से इसको बोला जाता है और उत्सर्जन के लिए इनके अंदर जो वक्र होते हैं उनको नेफ्रीडिया अंग्रेजी में बोलते हैं। 3 प्रकार के होते हैं ये। पट्टीय वक्र जो 15वें खंड से अंतिम खंड तक रहता है। अध्यावर्णी वक्र जो शरीर की देह भित्ति है उनके आंतरिक आस्तर पर 3रे खंड से अंतिम खंड तक चिपका रहता है। ग्रसनीय वक्र जो कि 4थे, 5वें और 6ठे खंड में युग्मित गुच्छों के रूप में पाया जाता है। इस तरीके से ये जो है आपको इसके अंदर देखने को मिल रहा है। इसमें तंत्रिका तंत्र जो उसमें तंत्रिका तंत्र मूलतः खंडीय गुच्छों के रूप में रहता है। दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु व्यवस्थित होती है और ये सारे रज्जु आपस में मिलकर प्रमस्तिष्क गुच्छिका यानी सेरेब्रल गैंग्लियन को बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा इनमें संवेदी अंग और पेशीय अनुक्रिया के द्वारा प्रमस्तिष्क कार्य करता है। संवेदी तंत्र में आंखों का अभाव रहता है लेकिन ये प्रकाश और संवेदी अंग का संवेदी अंग या ग्राही कोशिकाएं इनमें विकसित होती है जिसके कारण ये प्रकाश की तीव्रता को महसूस कर सकते हैं। हम देखें अब इनमें जो है जनन तंत्र देखते हैं तो इनके अंदर जो है जनन तंत्र 2 जोड़ी अतिरिक्त ग्रंथियां 17वें और 19वें में पाई जाती हैं जिनको शुक्रवाहिकाएं कहते हैं। ये एक उभयलिंगी जीव होता है, मतलब नर और मादा एक ही में पाए जाते हैं। 10वें व 11वें खंड में 2 जोड़ी वृषण होते हैं और शुक्रवाहिकाएं पाई जाती हैं और इसके अलावा इनमें जो है एक जोड़ा जनन छिद्र रहता है और 4 जोड़े शुक्र धानियां भी इसके अंदर पाई जाती हैं जिनका काम रहता है शुक्राणुओं को
छोड़ना। इस तरह से जो है इनके अंदर नर जनन तंत्र पाया जाता है। शुक्राणुओं के आपस में आदान प्रदान की क्रिया मैथुन के द्वारा होती है। जब एक कृमि दूसरे कृमि को पाता है तो वो अपने गोनाइडल ओपनिंग के थ्रू एक दूसरे के सानिध्य में आते हैं और शुक्राणुओं से भरे थैलों को वो जिसको अपन शुक्राधार कहते हैं, उनको वह जो है पर्णिका की ग्रंथि या कोशिकाओं से उत्पन्न कोकुनों में परिपक्व शुक्राणु व अंड कोशिकाओं तथा तरल जमा किया जाता है। इस तरह उसमें निषेचन होता है। निषेचन होने के बाद वह कोकुन को कृमि मृदा में छोड़ देती है और इस तरह से कृमि अपने शरीर से उसको अलग कर देती है और यह भ्रूण जो है कोकुन में ही रहते हैं। 3 से 4 सप्ताह के बाद ये जो कोकुन है वो 2 से 20 शिशु कृमि का निर्माण करते हैं। कृमि में परिवर्धन प्रत्यक्ष प्रकार का होता है। इनको किसानों का मित्र भी कहा जाता है क्योंकि ये मिट्टी में छोटे छोटे बिल बनाते हैं, ऊपर होते हैं नीचे होते हैं लगातार, जिसके कारण कि मिट्टी की जो पौधों की जड़ें हैं उनको हवा मिल पाती है और वह अच्छे से आगे बढ़ पाते हैं। कॉकरोच, यह चमकदार भूरे काले रंग का सपाट शरीर वाला होता है जो कि ऑर्थोपोडा संघ का ही एक जीव होता है। इसके अंदर उपांग जुड़ी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कॉकरोच पीले, हरे और लाल रंग के भी दिखाई देते हैं। इनके सिर पर लंबी श्रृंगिका होती है। श्रृंगिका को अंग्रेजी में एंटीना कहा जाता है। पैर तथा ऊपरी शरीर की भित्ति चपटी होती है, उसी में वृद्धि होती है जो सिर को ढके रहती है। ये रात्रिचर और सर्वभक्षी होते हैं और ये रोग के वाहक भी होते हैं। एक वयस्क कॉकरोच जाति प्लेरीप्लेनेटा अमेरिका को 34 से 53 मिलीमीटर लंबा पंखों वाला होता है। पंख नर में उदर के आखिरी छोर से भी आगे बढ़े हुए होते हैं। कॉकरोच के शरीर मुख्य रूप से खंडों में बटा रहता है। इसके 3 खंड होते हैं, सिर, वक्ष और उदर। इसका पूरा शरीर काइटिन नाम के पदार्थ से जो काले भूरे रंग का होता है उससे घिरा रहता है। प्रत्येक खंड में बाह्य कंकाल मजबूती से पट्टिकाओं के द्वारा जुड़ा रहता है जिन्हें हम कटक कहते हैं। ये खंड आपस में एक पतली लचीली झिल्ली के द्वारा जुड़े रहते हैं जिन्हें हम संधिकारी झिल्ली के नाम से जानते हैं। शरीर का सबसे आगे का भाग जो सिर वाला भाग है वो त्रिकोणीय भाग होता है जो कि लगभग पूरे शरीर के साथ समकोण बनाता है। यह 6 खंड मिलने से बनता है। इसकी लचीली गर्दन होती है जिसके कारण ये सभी दिशाओं में इसको घुमा सकता है। सिर पर एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं। आँखों में झिल्ली युक्त सॉकेट होते हैं। यहीं से एक जोड़ी श्रृंगिका निकलती हैं जो संवेदी ग्राही होती हैं। वातावरणीय दशाओं को मापने का वह काम करती हैं। सिर पर आगे वाले छोर में उपांग होते हैं जो इसको काटने और चबाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। मुख में एक जोड़ी ऊपरी जबड़ा, एक जोड़ी जीभिका और एक अधारोष्ट होता है। मध्य में पतली सी लचीली सी पाली होती है जिसे हम हाइपोफेरिक्स कहते हैं जो जीवा का भी कार्य करती है जो कि मुखांगों से घिरी गुहा में स्थित होती है। वक्ष को 3 भागों में बांटते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। सिर व अग्र वक्ष एक छोटे प्रसार द्वारा जुड़ा रहता है जिसे गर्दन कहते हैं। प्रत्येक वक्ष के खंड में एक जोड़ी टांगे पाई जाती हैं जिन्हें हम कशांक कहते हैं। फिर शिखरक और उर्विका या अंतर्जर्गिका, गुल्फ, ये सारी चीज़ें इनको बोलते हैं। ये सारे अंग प्रत्येक खंड की एक जोड़ी टांगे जो पाई जाती है उनमें होते हैं। पंखों का प्रथम जोड़ा मध्य वक्ष से निकलता है, दूसरा पश्चिम वक्ष से निकलता है। अग्र पंख जिसे हम प्रवार कहते हैं अपारदर्शी गहरे रंग का होता है। विश्राम अवस्था में यह पश्चिम वक्ष पंखों को ढके हुए रहते हैं। पश्च पंख पारदर्शी झिल्ली नुमा होते हैं जो इनको उड़ने में मदद
करते हैं। नर और मादा दोनों में उदर 10 खंडों में बटा रहता है। 7वां अधरक नौकाकार होता है। 8वां और 9वां अधरक के साथ मिलकर जनन कोष्ठ या जननिक कोष्ठ बनाता है, जिसके आगे के भाग में मादा जनन छिद्र, स्पर्मेथल छिद्र जिसको कहा जाता है, वो और ग्रंथियां होती हैं। नर में केवल 8वां पृष्ठक व 7वें खंड में ढका रहता है। नर तथा मादा दोनों ही 10वें खंड में एक जोड़ी संधि युक्त पाद, जिसे हम गुदीय लूम कहते हैं, वो उसमें होते हैं। इन लूमों के नीचे की ओर 9वें खंड में एक जोड़ी छोटे व धागे के समान गुदा शूक होता है। मादा में शूक अनुपस्थित होते हैं। देह गुहा में स्थित आहार नाल तीनों भाग अगांत्र, मध्यांत्र और पश्चांत्र में बटी होती है। मुख एक छोटी नलिकाकार ग्रसनी में खुलता है, जिससे एक सीधी और सक्रिय नलिका निकलती है। ग्रसिका एक पतले भित्ति वाले कोश में जा खुलती है, जिसे अन्नपूट कहते हैं, जिसमें भोजन संग्रहित रहता है। इसके पीछे जठिल ग्रंथि होती है, जो प्रेषणी भी कहलाती है। इसके बाहर एक मोटा वर्तुल पेशी का अस्तर होता है तथा अस्तर में उपत्वचा 6 स्थानों पर मोटी होकर उपत्वचीय दांत को बनाती है। ये दांत भोजन के मोटे कणों को पीसने में सहायक होते हैं। पूरे अगांत्र अंदर से क्यूटिकल से ढका हुआ रहता है। मध्यांत्र एक सक्रिय और समान व्यास की नलिका यहाँ से निकलती है, जिसमें कि उपत्वचा का आस्तर नहीं होता है। अगांत्र और मध्यांतर के संधि स्थल पर उंगली के समान 6-8 अंध नलिकाएं लगी रहती हैं, जिनके सिरे बंद रहते हैं। इनको हम यकृत अंधनाल भी कहते हैं। ये पाचक रस बनाने का काम करती है। मध्यांत और पश्चांत के संधि स्तर पर लगभग 100 से 150 पतले पीले रंग की नलिकाएं होती हैं, जिन्हें मेलपिग्नी नलिकाएं कहा जाता है। ये हीमोफ्लेक्स से उत्सर्जी पदार्थ को उत्सर्जन में सहायक होती हैं। पश्चांत मध्यांत में थोड़ा चौड़ा होता है तथा शूद्रांत भद्रांत एवं मूत्राशय में विभक्त होता है। मलाशय बाहर की ओर गुदा द्वारा खुलता है। कॉकरोच में खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। इसकी रुधिर वाहिनियां अल्प विकसित होती हैं और रुधिर गुहाओं में खुलती हैं। उसी में सभी अंतरंग अंग डूबे रहते हैं। इन्हें हम रुधिर लसिका भी कहते हैं। रुधिर लसिका रंगहीन प्लाज्मा होती है, जिसमें रुधिराणु होते हैं। कॉकरोच का हृदय एक लंबी पेशीय नली होती है, जो रुधिर गुहा की वक्ष और अधर की मध्य पृष्ठीय रेखा के साथ साथ स्थित होता है। हृदय कीप का आकार का कोष्ठों में विभेदित रहता है। दोनों तरफ ऑस्टिया पाए जाते हैं। श्वसन तंत्र शाखित होता है, एक जाल जैसा बना लेता है और श्वसन छिद्रों के द्वारा खुलता है। हवा 10 जोड़ी श्वसन छिद्रों के द्वारा शरीर में प्रवेश करती है और वहाँ पे पार्श्वी सतह पर यह व्यवस्थित रहती है। श्वसन नाल पुनः विभाजित होकर श्वसन नलिकाएं बनाते हैं। हवा श्वसन नलिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचती है। श्वास छिद्रों का खुलना अवरोधनी द्वारा नियमित होता है। श्वास नलिकाओं पर गैसों का आदान प्रदान विसरण की क्रिया के द्वारा होता है। कॉकरोच में उत्सर्जन मेलपिग्नी ट्यूब्यूल्स के द्वारा नलिकाओं के द्वारा होता है। ये ग्रंथिल रोमयुक्त उपकला से घिरी हुई होती हैं। ये नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों के अवशोषण करके जैव रासायनिक क्रिया के द्वारा यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर देती हैं। यूरिक अम्ल पश्चांत्र द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है, अतः यह कीट यूरिक अम्ल उत्सर्जी कहलाते हैं। इसके साथ साथ वसा पिंड, वक्राणु, उपत्वचा और यूरेकोस ग्रंथि भी उत्सर्जन का काम करती हैं। तिलचट्टे के अंदर यानी कॉकरोच के अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है, उसमें एक जो श्रेणी है, श्रेणीबद्ध खंडीय व्यवस्था होता है, जो गुच्छों के समान होता है, जो अधर तल पर अनुदेह स्थिति में जुड़ा रहता है। तीनों जो गुक्षिकाएं हैं वो वक्ष में 6 उदर में स्थित होती हैं।
कॉकरोच का तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में फैला रहता है। सिर में तंत्रिका तंत्र का थोड़ा सा हिस्सा होता है, जबकि बाकी भाग शरीर के सारे भाग में अधर तल की स्थिति में फैला हुआ रहता है। अब तक आप यह जान चुके होंगे कि कॉकरोच को सिर काटने के बाद 1 हफ्ते तक जीवित क्यों रखा जा सकता है। सिर पर मस्तिष्क अधिग्रसिकाएं गुच्छियों द्वारा निरूपित किया जा सकता है, जो कि श्रृंगिकाओं और संयुक्त नेत्रों को तंत्रिकाएं पहुंचाने का काम करता है। कॉकरोच में संवेदी अंग, श्रृंगिकाएं, आँख, मिक्सिलरी स्पर्शक, लेबियल स्पर्शक, गुदा रोमक आदि पाए जाते हैं। श्रृंगिकाएं स्पर्शक और रोम स्पर्शक संवेदी अंग होते हैं। सिर के पृष्ठ सतह पर एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। प्रत्येक नेत्र में लगभग 2000 नेत्रांशक पाए जाते हैं। नेत्रांशकों की मदद से तिलचिट्टा एक ही वस्तु की कई प्रति छाएं देख सकता है। इस प्रकार दृष्टि को हम मोज़ेक दृष्टि कहते हैं, जिसकी सुग्रहिता अधिक परंतु विभेदन कम होता है। इसलिए यह सामान्यतः रात में देख सकता है अच्छे से, इसलिए इसको रात्रिचर या रात्रि दृष्टि भी कहा जाता है। तिलचिट्टा द्विलिंगी होता है। दोनों लिंग पूरी तरह विकसित होते हैं। जनन अंग भी इनमें विकसित होते हैं। नर जनन अंग में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, जो कि चौथे से छठवें उदरीय खंड में पार्श्वीय रूप में व्यवस्थित रहते हैं। हर एक वृषण में एक पतली सी नलिका होती है, जिसे हम शुक्रवाहिनी कहते हैं। शुक्राशय से होते हुए स्खलनीय वाहिनी में खुलती है। ये स्खलनीय वाहिनी नर जनन छिद्र में खुलती है और जो गुदा के अधर में पाया जाता है। एक विशिष्ट छत्रक रूपी ग्रंथि उदर के 6वें और 7वें खंड में पाई जाती है, जो सहायक जनन ग्रंथियों का काम करती है। बाह्य जनेंद्रियां नर युग्मन प्रबंधन अथवा शिशन खंड के रूप में होती है। जनन रंध्र के चारों ओर काइटिनी असममित प्रकार की होती है। शुक्राणु शुक्राशय में संग्रहित किए जाते हैं, पुंज के समान चिपके हुए रहते हैं। इस पुंज को शुक्राणुधर भी कहते हैं। मैथुन के समय ये विसर्जित कर दिए जाते हैं। मादा जनन अंग में 2 वृहद आकार के अंडाशय होते हैं, जो उदर के 2 से 6वें खंड में पार्श्व में पाए जाते हैं। प्रत्येक अंडाशय में 8 अंडाशयी नलिका और अंडाशयों का ये बना होता है, जिनमें यह परिवर्धित होते हुए अंडे एक श्रृंखला के रूप में रहते हैं। दोनों तरफ अंडाशयों में अंडवाहिनियां मिलकर अंडवाहिनी का निर्माण करती हैं, जिसे योनि कहते हैं, जो जनन कोष्ठ में खुलती है। 6वें खंड में एक जोड़ी शुक्राणुधानी होती है, जो जनन कक्ष में खुलती है। शुक्राणु शुक्राणुधर द्वारा स्थानांतरित किए जाते हैं। निषेचित अंडे के एक संपुट में संकोचित होते हैं, जिसे अंडकवच कहते हैं। अंडकवच गहरे लाल रंग के या भूरे रंग का होता है। 3 से लेकर 8 इंच मतलब 8 मिलीमीटर हम बोल सकते हैं लंबा संपुट यानी कैप्सूल जैसा होता है। इस कैप्सूल की दरारों में आर्द्रता युक्त तथा भोजन वाले स्थानों को पर ये चिपका रहता है। औसतन एक मादा 9 से 10 अंड कवच को उत्पन्न करती है और प्रत्येक में 14 से 16 अंडे होते हैं। इस तरह से परिवर्धन जो है हमें उसमें वयस्क के समान ही दिखाई देता है इसका परिवर्धन, और इस तरह इसमें जनन होता है। तिलचट्टा जो है उसकी बहुत सी जंगली जातियां रहती हैं जिनका आर्थिक महत्व नहीं है। कुछ जातियां मनुष्य के वास स्थान पर रह के ही फलती फूलती हैं। ये पीड़क के रूप में होते हैं जो खाद्य पदार्थ के को नष्ट कर देते हैं, दुर्गंध को फैलाते हैं और कई बीमारियों के वाहक भी होते हैं। पाठ के अंदर 2 जीवों की जानकारी दी, उनके बाह्य आकार की, आंतरिक आकार की, उनके अंदर किस तरह से पोषण होता है, किस तरह से जनन होता है, किस तरह के संवेदी अंग पाए जाते हैं, कौन कौन से अंग सम्मिलित रहते हैं, इसकी जानकारी दी। आप इसका रिवीजन कीजिए, निसंदेही आपको उससे लाभ मिलेगा।
अब मैं गृह कार्य के कुछ प्रश्न दे रही हूँ, उनको आप हल कीजिए, आपको उसमें मदद मिलेगी परीक्षा में हल करेंगे तो। धन्यवाद।